Hello everyone. So in the last class, what we did in the last class, we saw the different experimental X-ray diffraction methods. Lave method, rotating crystal method and powder method. Then we saw the usefulness of these three methods. And I have already told you that out of these three methods, the powder method is the most important one according from your examination point of view. So now what we'll start with today? Today we'll start with the different topic, determination of crystal structure using Bragg's law. Now ये जो question है, इसका जो ये टॉपिक है 3.5, इसमें सारा करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बताऊं उतना इनफ है. जो ये यूनिट 2 है इसमें ऑलरेडी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम में आने के लिए. इसका एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक बार आया था और वो क्वेश्चन किस तरीके से आया था, हाउ ब्रैग्स लॉ is used to determine the crystal structure, give characteristic features of Bragg's law. Characteristic features मैंने ऑलरेडी बताए हैं, वो जो 4-5 है. और इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे, हाउ ब्रैग्स लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि हम कैसे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग ब्रैग्स लॉ, तो सबसे पहले ब्रैग्स लॉ जो है उसको डिराइव करोगे, विच इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. ठीक है, जब ये क्वेश्चन आए अगर आता है एग्जाम में डिराइव ब्रैग्स लॉ तब भी करोगे. अगर ये आता है कि how we can determine the crystal structure using Bragg's law, तब भी पहले Bragg's law का डेरिवेशन करोगे, which is 2d sin theta is equal to n lambda. उसके बाद ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको लिखोगे. ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए, फॉर फाइंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल, ये लैटिस कांस्टेंट नहीं आएगा, लैटिस कांस्टेंट स्मॉल ए होता है, इसको करेक्ट कर लो, इंटरप्लेनर स्पेसिंग आएगा. फॉर फाइंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल, द इंटरप्लेनर स्पेसिंग स्मॉल d इज फाउंड by using different planes of the crystal as reflecting surface for the same known wavelength of X-rays. इस लाइन का मतलब क्या है, आगे मैं इस पैराग्राफ का मतलब समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, तब ये पैराग्राफ और क्लियर होगा. सबसे पहले ब्रैग्स लॉ को डिराइव कर लिया, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. फिर अब हम इस ब्रैग्स लॉ की हेल्प से क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को फाइंड करेंगे. कैसे करेंगे, ब्रैग्स लॉ की हेल्प से हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग d की वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास क्रिस्टल है, हमको सबको पता है दैट क्रिस्टल जो है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट प्लेन्स. ठीक है, तो हर एक प्लेन को अगर हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मानते हैं फॉर द सेम नोन वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, मतलब हमने एक सिंगल एक्सरे बीम ली जिसकी एक वेवलेंथ है. अब वो एक्सरे बीम जो है क्रिस्टल के डिफरेंट प्लेन्स पे फॉल कर रही हैं. Now these planes are acting as the reflecting surface for the X-ray beam. तो उस पर्टिकुलर प्लेन जो ब्रैग्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वहां से एक्सरे बीम जो है ब्रैग रिफ्लेक्ट हो गई. ठीक है, फिर हमने उन डिफरेंट प्लेन्स के d की वैल्यूज को निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ ब्रैग्स लॉ, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. फिर हमने क्या किया, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द एक्सप्रेसिंग द इंटरप्लेनर स्पेसिंग. यहाँ पे भी लैटिस कांस्टेंट नहीं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग. ना अब ये जो डिफरेंट प्लेन्स हैं इनके इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेशियो लो और एक को यूनिटी ले लो. इट इज फाउंड दैट, और उससे हमें क्या पता चलेगा, रेशियोज जो आई हैं वो इसी तरीके से आएंगी जिस तरीके से एटम्स जो हैं अरेंज्ड है क्रिस्टल के अंदर. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल. अभी भी ये पैराग्राफ ढंग से क्लियर नहीं हुआ होगा, अब जब हम इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे स्टडी करेंगे तो ये पैराग्राफ क्लियर हो जाएगा. तो पहले ब्रैग्स लॉ डिराइव किया, उसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखा, उसके बाद ये फिगर बना दो जिसमें इन तीन प्लेन्स को हाईलाइट करना,
एक तो ये प्लेन हो गया हमारा ABCD प्लेन। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ इस टॉपिक में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए जरूरी है। रेस्ट अगर तुम खुद से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। दूसरे प्लेन को हाईलाइट करना विच इज ADGF। ठीक है, तो ये हमारा ABCD किस टाइप का प्लेन हो गया, 100 प्लेन्स काइंड ऑफ। ADGF हमारा 110 प्लेन काइंड ऑफ हो गया। और ये जो AFH है हमारा ये 111 प्लेन काइंड ऑफ हो गया। तो ये 3 प्लेन्स को हाईलाइट कर लेना। ABCD और ये जो इसके पैरेलल प्लेन्स है ये 100 प्लेन्स अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होगा क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है, A/√H² प्लस K² प्लस L²। ये क्यूबिक क्रिस्टल का इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता है। 100 के लिए H हमारा 1 है, K 0 है, L 0 है, तो D की वैल्यू आ गई A, लेट इट बी D1। सिमिलरली नेक्स्ट प्लेन लो ADGF, ये हमारे वो पैरेलल प्लेन्स रिप्रेजेंट करते हैं लाइक 110 प्लेन्स। ठीक है, 110 का मतलब क्या है, H1 है, K1 है, L 0 है। फॉर्मूला है A/√H² प्लस K² प्लस L²। तो वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करोगे H की 1, K की 1 और L की 0, तो हमारा D2 आ गया A/√2। फिर हमने दूसरा प्लेन लिया AFH। AFH का जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो क्या होगा, AFH हमारा 111 काइंड ऑफ प्लेन है, मतलब H भी 1 है, K भी 1 है, L भी 1 है। तो सब्स्टिट्यूट H1, K1 एंड L1, D3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A/√3। ठीक है, तो जब मैं इसका रेशियो लूंगी, D1, D2, D3 हमारे ये हैं। अब जब मैं इसका इस तरीके से रेशियो लूंगी 1:D1 1:1 D2 1:1 D3, वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1:D1 D2 हमारा क्या है, D2 हमारा आया था A/√2। A क्या है हमारा D1 है, तो D2 हो गया D1/√2, D3 हो गया D1/√3। सब्स्टिट्यूट D2 as D1/√2 and D3 as D1/√3। D1 कैंसल आउट हो गए और हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग्स की जो रेशियोज आई, उनके जो रेसिप्रोकल्स की रेशियो आई वो आई 1:√2:√3। और ये जो रेशियो है ये किन क्रिस्टल्स के लिए आती है, क्यूबिक क्रिस्टल्स के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब हम ब्रैग्स लॉ यूज करते हैं और फिर हम इन इंटरप्लेनर स्पेसिंग की रेसिप्रोकल्स का रेशियो लेते हैं तो हमारा 1:√2:√3 आता है या नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पे वी आर कंसीडरिंग अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ब्रैग ने फाउंड की following values of theta for reflection from the faces ABCD, ADGF and AFH respectively। 3 मैंने हाईलाइट करने को बोले थे, पहला ABCD, then ADGF, then AFH। ABCD जो हमारा प्लेन है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे जो बीम ब्रैग रिफ्लेक्ट हुई उसका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है लेट्स से θ1। सिमिलरली ADGF का θ2 है। AFH प्लेन से जो बीम ब्रैग रिफ्लेक्ट हुई उसका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन θ3 है। कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम। फर्स्ट ऑर्डर मींस जो n की वैल्यू है हमारी वो 1 हो गई। एंड व्हाट इज द ब्रैग्स लॉ, 2d sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा। पुट n इज इक्वल टू 1 हो गया 2d sin θ इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा को यहाँ ले आओ, d को यहाँ ले आओ, तो 2d sin θ इज इक्वल टू लैम्डा को मैं लिख सकती हूँ 1/d इज इक्वल टू 2 sin θ अपॉन लैम्डा। अब ये जो तीनों एंगल्स निकाले हैं θ1, θ2, θ3, ये हमने निकाले हैं यूजिंग द सेम एक्सरे बीम। तो लैम्डा कांस्टेंट है और वी कैन से दैट 1/d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin θ। फिर इन डिफरेंट थीटास की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूंगी तो मुझे 1/d1 मिल जाएगा, 1/d2 मिल जाएगा, 1/d3। θ1 पुट करूंगी तो 1/d1 मिल गया, θ2 पुट करूंगी तो 1/d2 मिल गया, θ3 पुट करूंगी तो 1/d3 मिल गया। नाउ अब हम तीनों के रेसिप्रोकल्स का रेशियो निकाला।
साइन थीटा 1 इज टू साइन थीटा 2 इज टू साइन थीटा 3, जो वैल्यू ये आ गई। पैराग्राफ क्या कह रहा था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले ब्रैग्स लॉ की हेल्प से डिफरेंट प्लेन्स जो क्रिस्टल के हैं वहां से जो बीम ब्रैग रिफ्लेक्ट हो रही हैं उन प्लेन्स के इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाल लो, वो हमने निकाल लिए। फिर उनकी रेशियोज लो टेकिंग 1 एज यूनिटी, तो हमने 1/d1 की जो है वैल्यू उसको यूनिटी ले लिया। दैट मीन्स हमने इन तीनों को डिवाइड कर दिया 0.0910 से, तो ये 1 हो गया, ये 1.40 आया, ये 1.73 आया। नाउ ये जो रेशियोज है विद इन द एक्सपेरिमेंटल एरर, मैं इनको लिख सकती हूँ एज 1:√2:√3, वेयर √2 is 1.414, which can be written as 1.4, √3 is 1.732, so 1.73 जो है इसको भी मैं लिख सकती हूँ एज √3। तो हमारे पास 1/d1 is to 1/d2 is to 1/d3 की रेशियो क्या आई, 1:√2 is to √3, और ये रेशियो क्या है, ये वही रेशियो है जो क्यूबिक क्रिस्टल की आती है। इसका मतलब क्या है, सो वी कैन कंक्लूड दैट पोटेशियम क्लोराइड जो है इसका क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से हम दूसरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो है उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये टॉपिक है हाउ वी कैन डिटरमाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूजिंग ब्रैग्स लॉ। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा देन हाउ टू प्रोसीड। सबसे पहले यू हैव टू डिराइव द ब्रैग्स लॉ 2d sin theta is equal to n lambda। उसके बाद राइट दिस फर्स्ट पैराग्राफ एंड ड्रॉ दिस फिगर हाईलाइटिंग 3 surfaces ABCD, ADFG and ADGF एंड AFH, इन तीनों को हाईलाइट कर दिया। फिर इन तीनों के जो फर्स्ट सेट ऑफ प्लेन्स है लाइक ABFE ऑल दीज, इनका जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो D1 है, दीज आर बेसिकली 1 0 0 प्लेन्स। सिमिलरली उसके बाद हमारा नेक्स्ट था ADGF। ADGF काइंड ऑफ प्लेन्स जो है उनका जो D2 है वो A/√2 है, which is D1/√2 because D1 is equal to A. So these are 1 1 0 planes, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड सेट ऑफ प्लेन्स है वो AFH के, they are like AFH, so these are 1 1 1 planes। इनका जो D3 होगा वो होगा D1/√3। Directly use the formula of interplanar spacing A/√h square plus k square plus l square, where h, k, and l are 1. So these are known as 1 1 1 planes. The ratios will be 1:√3. If we consider the example of potassium chloride, तो ब्रैग ने फाउंड किया that for these surfaces जो angles आए they are θ1, θ2, θ3. Now using the Bragg's law we can find the value of 1/d. Now if I take the ratios of 1/d1 is to 1/d2 is to 1/d3 in terms of sin θ1 is to sin θ2 is to sin θ3, taking 1 as unity, I get the ratios as this. So this conclude that potassium chloride has nothing but a cubic crystal structure. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है एग्जाम में कर सकते हो। अब देखो, अब जब मैं ये फर्स्ट पैराग्राफ रीड करूंगी तो अब ये क्लियर हो जाएगा। Finding the structure of a crystal, the interplanar spacing D is found by using different planes of the crystal as reflecting surface for the same known wavelength of X-rays. Now expressing these interplanar spacings as ratios with one of them taken as unity, it is found that the ratios depend upon the way in which the atoms are arranged in the crystal. So that is how the structure of crystal is analyzed. I hope अब ये टॉपिक सबको क्लियर होगा। Now अब जो लास्ट टॉपिक है यूनिट 2 का, that topic is K space. Now what is K space? हम थर्ड यूनिट में फिर से रिपीट करेंगे। थर्ड यूनिट में हम K space का यूज करेंगे।
इसीलिए सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक जो है इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखा है कि एकदम से अगर हम के स्पेस बोले तो तुम लोगों को पता हो हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पर के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के इज द वेव वेक्टर, और सबको पता है मोमेंटम और वेव वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन होता है, P इज इक्वल टू एच कट के। ये सबको पता है, हमने क्वांटम मैकेनिक्स में किया है दैट P इज इक्वल टू एच कट के। तो जो के स्पेस है इसको हम मोमेंटम स्पेस भी कह सकते हैं अगर मैं के को एच कट से मल्टीप्लाई कर दूं। एग्जाम में जब आता है के स्पेस के बारे में लिखने के लिए तो एक लाइन जरूर लिखना दैट इट इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रियल स्पेस। क्या लिखोगे? इट इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रियल स्पेस। हम ये टॉपिक थर्ड यूनिट में फिर से रिपीट करेंगे, तो बस अब इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जान लो। जैसे हमारा रियल स्पेस होता है दैट मीन्स जो ऑर्डिनरी स्पेस है उसमें जो कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे एक्स वाई और जेड हैं, और इस स्पेस के अंदर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई एंड जेड। तो अगर मुझे सपोज इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है आर वेक्टर, तो मैं लिखूंगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और यहाँ पे जो वेव है इसका जो ये डिस्टेंस है ऑर्डिनरी स्पेस में, दिस इज नथिंग बट द वेवलेंथ। ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो ये जो एक्स वाई जेड है इनकी यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर सेंटीमीटर, ऐसे ही वेवलेंथ की यूनिट होती है, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डिनरी स्पेस है। अब मैं ऑर्डिनरी स्पेस से फूरियर ट्रांसफॉर्म करके नए स्पेस में आ गई विच इज नोन एज के स्पेस। अब ऑर्डिनरी और के स्पेस में क्या डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर एक्स वाई और जेड है, के स्पेस में हम एक्स की जगह लिखेंगे के एक्स। ये इसको ठीक कर लेना, ये बुक में ठीक है, पता नहीं यहाँ ऐसे क्यों आ रहा है। ये हमारा के विद सबस्क्रिप्ट एक्स है, ये हमारा के विद सबस्क्रिप्ट वाई है, और ये के विद सबस्क्रिप्ट जेड है। तो मतलब अब जो ये पॉइंट P है, अब अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूंगी, जैसे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे ही ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, के एक्स कॉमा के वाई कॉमा के जेड। तो ये जो हमारा, जैसे हमने ऑर्डिनरी स्पेस में इसको पोजीशन वेक्टर बोला, इसको यहाँ पर हम इसको वेव वेक्टर बोलेंगे। तो जो वेव वेक्टर है के, ये हमारा आया के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, ठीक है। सो जैसे आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे ही के वेक्टर इज इक्वल टू के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, ठीक है। नाउ ये जो के है हमारा वेव वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। ईच इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अपनी एक के वैल्यू है और अपनी एक एनर्जी है। जैसे जो हमारा के स्पेस है इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है वहां पर उसकी एक के वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही उसकी अपनी एक एनर्जी है। एनर्जी क्या है हमारी, हाफ mv स्क्वायर होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने बताया था एनर्जी को आई कैन राइट एज p स्क्वायर अपॉन 2m। एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, p हमारा m इंटू v है, so we can write E is equal to p square upon 2m where p is the momentum and p is equal to h cut k। Substitute the value of p equal to h cut k। एनर्जी हमारी क्या आ गई इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर के, एनर्जी हमारी आ गई h कट स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। ये हमारी एनर्जी आ गई विच वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम E is equal to half mv स्क्वायर। उसको मैं लिख सकती हूँ p स्क्वायर अपॉन 2m, p h कट k होता है, तो एनर्जी आ गई h कट स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m। तो k स्पेस पे हर एक पॉइंट की अपनी एक k वैल्यू है और अपनी ही एक एनर्जी वैल्यू है। वी हैव अ सेट ऑफ 3 कार्टेशियन एक्सिस इन द k स्पेस, ये A है कार्टेशियन। जैसे ऑर्डिनरी स्पेस में 3 कार्टेशियन एक्सिस होते हैं x y z,
ऐसे ही के स्पेस में 3 कार्टेशियन एक्सिस होते हैं, के एक्स, के वाई एंड के जेड, ठीक है। और डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन टू सम पॉइंट इन के स्पेस रिप्रेजेंट्स अ वेव वेक्टर के, ये मैंने अभी ऑलरेडी बताया था। जैसे ऑर्डिनरी स्पेस में कोई भी पॉइंट है उसका ओरिजिन से जो हम कहते हैं दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। अगर यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 है तो पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं r1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऐसे ही के स्पेस में जो भी पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से दैट विल रिप्रेजेंट वेव वेक्टर, ठीक है। इस लाइन का मतलब आई होप अब क्लियर है। एक और चीज है, स्फेरिकल सरफेसेस इन के स्पेस centered on the origin will consist of points representing states of same energy। इसका मतलब क्या है, के स्पेस में अगर मैं एक स्फीयर बनाती हूँ, सपोज मैं इसी पी पॉइंट से बना लेती हूँ, अगर मैं एक स्फीयर बनाती हूँ, स्फीयर का मतलब क्या है, ये सब तुमने मैथ्स में पढ़ा है। जो रेडियस होता है स्फीयर का, ऑर्डिनरी स्पेस में अगर हम ले, रेडियस होता है स्फीयर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सबको पता है इक्वेशन ऑफ स्फीयर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज इन द ऑर्डिनरी स्पेस। अब हम कहां पर आ गए, हम के स्पेस में आ गए। के स्पेस में जो हमारा स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। एक्स की जगह के एक्स है, वाई की जगह के वाई है, जेड की जगह के जेड है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो गई के स्पेस में, के स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। अब इस पूरे स्फीयर में जो हमारे पास यहाँ हर एक पूरे स्फीयर पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो सेम है, which is the radius of this sphere equal to k square, where k square is nothing but k x square plus ky square plus kz square। तो इस लाइन का मतलब क्या है, स्फेरिकल सरफेस जो है के स्पेस में which is centered on the origin, उस पे जो भी पॉइंट्स हैं उन सबकी एनर्जीज जो है वो सेम होंगी। एनर्जी सेम क्यों होंगी, क्योंकि सबकी के स्क्वायर वैल्यू सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि के जो है वो रेडियस है स्फीयर का विच इज कांस्टेंट फॉर ऑल दी पॉइंट्स लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। एनर्जी जो है वो सेम होगी सारे पॉइंट्स की, ये इसका मतलब है। तो ये के स्पेस है। अगर मैं के एक्स को पी एक्स लिख दूं, के वाई को पी वाई, के जेड को पी जेड, तो ये अब मेरा बन जाएगा मोमेंटम स्पेस, ठीक है। क्योंकि एच कट क्या है हमारा, कांस्टेंट है h अपॉन 2 पाई, p इज इक्वल टू एच कट के होता है। तो के स्पेस को जो है हम मोमेंटम स्पेस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम एच कट के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। एच कट के एक्स पी एक्स हो गया, एच कट के वाई पी वाई हो गया, एच कट के जेड पी जेड हो गया। उस केस में जो हर एक पॉइंट है वो मोमेंटम वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा p, where p vector is px I cap plus py j cap plus pz k cap। और मोमेंटम स्पेस में जब हम स्फीयर बनाएंगे तो उसका रेडियस p होगा और जो इक्वेशन होगी स्फीयर की वो होगी p स्क्वायर इक्वल टू px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ऑर्डिनरी स्पेस होता है, रियल स्पेस होता है, उसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है उसको हम के स्पेस कहते हैं। So K space or momentum space is nothing but the Fourier transform of real space, where each point is now, where the distance from the origin to some point in K space will represent the wave vector K। और जब हम K space में कोई भी sphere बनाते हैं तो उस spherical surface पे जितने भी points lie करते हैं, if this sphere is centered on the origin, तो उस स्फेरिकल सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं दे विल रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ सेम एनर्जी
क्योंकि उन सारे पॉइंट्स पे जो k की वैल्यू है वो सेम होगी, which is nothing but the radius of that sphere. And the equation of sphere is k square equal to kx square plus ky square plus kz square. Now this completes your second unit, and from the next lecture onwards we'll start with the last unit of solid state physics, which is your third unit.